बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने MD-CAT 2024 में 200 में से 186 मार्क्स कैसे हासिल किए। ये ऑलमोस्ट 94% बनता है, जो कि एक बहुत अच्छी अचीवमेंट और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की वीडियो में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने बगैर अकेडमी के, तो बगैर अकेडमी गए, बगैर किसी कोचिंग क्लासेस को लिए, मैंने MD-CAT में 200 में से 186 मार्क्स कैसे गेन किए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में आगे मज़ीद बने रहिए मेरे साथ। जी, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखें कि सबसे जो पहला स्टेप है वो होता है कंसिस्टेंसी, कि आपने रोज़ बरोज़, यानी कि हर रोज़ आपने काम करना है, किसी दिन भी आपने काम को छोड़ना है। ठीक है। और मैं आज को अपनी अपनी पूरी आपको जर्नी बताऊंगा कि मैंने किस तरह इसको मैनेज किया, किस तरह अपना टाइम मैनेज किया और कैसे मैंने इसको क्रैक किया। ठीक है। तो इसकी तफसीलन गुफ्तगू आज हम करेंगे। तो पहला टॉपिक मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रहें, रोज अपना काम करें। ठीक है। आपने कोई भी दिन मिस नहीं करना। जिस दिन आप अपना काम मिस कर देंगे उस दिन आप दोबारा से जीरो लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। पहला तो पॉइंट था कंसिस्टेंसी। अच्छा, दूसरी बात जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो लेक्चर्स तो हासिल लेते हैं, चाहे बच्चे वो अकेडमी जाते हैं या वो बच्चे अकेडमी नहीं जाते। जैसे कि मैं, जिस तरह मैंने किया था, मैं अकेडमी नहीं गया था। मैंने और दूसरे सोर्सेज से लेक्चर्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह से कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते, वो लिए। अच्छा, लेक्चर लेने के बाद हमारी जो सबसे पहली गलती होती है कि हम सिलेबस ख़त्म करना चाह रहे होते हैं, कि हमारा जितनी जल्दी सिलेबस ख़त्म हो जाए हम उतना बेहतर हो। ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि सिलेबस तो जब भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, हमारी तो क्वालिटी डिपेंड करती है, क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती। आपने स्लो तो, क्योंकि ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिस तरह आपने रट्टा लगा लेना है और आप इसको क्रैक कर सकेंगे, ये ऐसा नहीं होता। ये FSC एग्ज़ाम्स जैसा नहीं होता। सबसे पहली तो बात ये याद रखें ना कि जो MD-CAT है ये कोई मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल नहीं है। आज आपको ये मेरी बात सुन के बहुत हैरानी हो रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये मुश्किल नहीं है। जब आप ये टेस्ट देंगे उसके बाद आके आप ये खुद मानेंगे कि ये मुश्किल नहीं है। हाँ, ये डिफरेंट है। MD-CAT इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफरेंट। ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है, इसका पैटर्न अलग है। आपने कभी इस तरह MCQ सॉल्व भी किए। तो आपको जो मैं बात बता रहा था वो ये है कि आपने जितने भी MCQ, जितने भी टॉपिक्स को समझना है, उस टॉपिक को समझने के बाद आपने उसके MCQ ज़रूर सॉल्व करने हैं। ठीक है। उसकी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, चाहे आपके पास कोई बुक है, चाहे ऑनलाइन, किसी भी तरीके से आपने MCQs उस टॉपिक के ज़रूर हल करने हैं। ये है जी मेरी जो जर्नी थी टोटल, उसका निचोड़, कि आपने MCQs ज़रूर करने हैं। मैंने 186 मार्क्स गेन किए हैं। मैं 194 से नीचे 186 पे आया हूँ। जो मैंने गलतियाँ की हैं मैं उन्हें जानता हूँ, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या किया था, जो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, कि मैंने MCQs के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने टॉपिक्स को क्लियर किया, लेकिन MCQ जितने करने चाहिए थे उतने नहीं किए। ठीक है। तो ये आपने गलती नहीं करनी। आपने जो टॉपिक किया उसके कम से कम एक टॉपिक के 50 MCQs तो ज़रूर आपने करने हैं, और एक चैप्टर जब ख़त्म हो जाए तो उसके कम से कम 200 MCQs तो आप ज़रूर करें। ठीक है। इससे क्या होगा, क्योंकि ये देखिए ना, ये कोई FSC का एग्ज़ाम नहीं है कि जो बुक में आपने पढ़ा वही आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, ना ही आपने वो चीज़ें लिखनी है। आपको एक क्वेश्चन में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है, जिसका आपको आइडिया नहीं है कि वो कैसे पूछ सकता है मुझसे क्वेश्चन। ठीक है। तो आप जब तक उस क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं समझेंगे कि आपको किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो इसको पेपर वाले दिन जाके समझना, क्योंकि इस तरह का कभी आपने क्वेश्चन कभी इससे पहले सॉल्व किया ही नहीं होता। ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस तो ज़रूरी करनी है। सबसे पहला स्टेप कंसिस्टेंसी, रोज़ काम करना है। दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है MCQs प्रैक्टिस आफ्टर टेकिंग लेक्चर्स। लेक्चर लेने के बाद आपने MCQs को लाजमी सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, अगर MCQs आपके पास किताब है, कोई भी किताब है, हर किताब से आपको अच्छे मिल सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं। मैं भी रेगुलरली शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, जिसमें MD-CAT के जो सबसे ज़्यादा हाईली यील्ड चैप्टर्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो यानी कि जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ें होती हैं, वो मैं
रोज़ रेगुलरली अपनी शॉर्ट वीडियोस में अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात, आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। अब ये हर एमडी कैट के स्टूडेंट के साथ ये मसला आता है। वो ये मसला है कि आप जो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं वो गलत हो जाते हैं। अगर आपने 50 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं तो उसमें से 10, 15, 20 इतने ठीक होते हैं, बाकी गलत होते हैं। तो भाई ये हर किसी के साथ होता है, आप किसी से भी पूछ लें। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जिसने पहली दफ़ा ही एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू किया और उसके 50 में से 50 ठीक हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं होता। क्योंकि आपने कभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होते। अगर आपके 50 आपने सॉल्व किए जिसमें से 40 गलत हो गए, तो ये आपको फ़ायदा है, आप उन 40 को दोबारा सॉल्व करें। आप सिलेबस ख़त्म करने के लिए कोशिश ना करें। एक चैप्टर को 4 दिन लगाएं, लेकिन वो चैप्टर आपको अच्छे से होना चाहिए कि उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। हमारा ये पॉइंट था कि अगर आपके एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हर स्टूडेंट के एमसीक्यूज गलत होते हैं, ये मुझसे लिखवाल। आपने जो आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपने उनका सोल्यूशन देखना है, फिर आपको आइडिया होगा कि कैसे होगा। फिर इससे अगली जो एक्सरसाइज आप करेंगे ना, जब चैप्टर खत्म होगा, फिर आपने 200 एमसीक्यूज करने हैं, तो उसके अंदर आपको ये आइडिया होगा कि पिछली दफ़ा मेरा क्वेश्चन ऐसे गलत हुआ था, इसका सोल्यूशन ये था। आहिस्ता आहिस्ता यही तो प्रैक्टिस होती है। और एमडी कैड में लेक्चर्स नहीं होते, ठीक है, यही प्रैक्टिस आपने करनी होती है। अच्छा जी, अब तो ये हमारा तीसरा स्टेप भी खत्म हो गया कि आपके जो एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं, ये हर किसी के होते हैं। मुझे पता है कि आपके भी गलत हो रहे होंगे, तो आपने इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि ये हर इंसान के, हर स्टूडेंट के होते हैं। हमने ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एमडी कैट एक डिफरेंट चीज़ है। इसको हमने कभी पहले नहीं देखा। हमारे जो पहले क्वेश्चन होते हैं वो किताब हमने देखी, उसको पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ने के बाद उसी में से क्वेश्चन आ जाना है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। इससे अगली बात, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर प्रोविंस की बुक ले आते हैं, ठीक है, और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ना आपको अपने प्रोविंस की किताब याद होती है, ना किसी दूसरे प्रोविंस की किताब याद होती है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आप पंजाब से हैं तो आप पंजाब की किताब पढ़ें, ठीक है। अगर आप पंजाब के हैं तो आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ें। अगर आप सिंध से हैं तो आप सिंध की बुक पढ़ें। अगर आप केपीके के हैं तो आप केपीके की ही बुक पढ़ें। अगर आप बलूचिस्तान के हैं तो आप बलूचिस्तान की किताब पढ़ें, ठीक है। आपको सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगली बात, हाँ, बायोलॉजी के अंदर मैक्सिमम जो चीज़ आती है वो ये होती है आपके फेडरल। तो बायोलॉजी के लिए आप फेडरल को ज़रूर पढ़ें, एक अपनी किताब, दूसरी फेडरल की किताब। इसके अलावा आप एमसीक्यू सॉल्व करें, जो चीज़ नहीं होती है वो आप अपने पास लिख के रख लें, नोट्स बना लें। जो लेक्चर लें साथ साथ उनके नोट्स भी बनाते रहें, ठीक है। तो आपके जो नोट्स होंगे जब आपने पेपर देना तो वो नोट्स देके उसके बाद आपने क्या करना है, फेडरल की बायोलॉजी के लिए किताब पढ़ लेनी है। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सबसे बेहतरीन है, ठीक है। उसके लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सबसे बेहतरीन है, और बायोलॉजी के लिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और फेडरल की बुक। अगर आप किसी दूसरे प्रोविंस से हैं तो आप फेडरल और अपने प्रोविंस की किताब पढ़ें, ठीक है। इससे आपका पेपर कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। आपको किसी दूसरे प्रोविंस की किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पेपर बनता है वो आपकी प्रोविंस की किताब से बनता है या फेडरल की किताब से बनता है। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री हम जो पंजाब टेक्स्ट बुक है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी सबसे बेहतरीन है। फेडरल में भी वो कंसेप्ट नहीं है जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में। पढ़ के देख लीजिएगा, उसमें से ज़्यादा यील्ड नहीं होती एमसीक्यूज़ की। तो आपने यानी कि बर्डन नहीं अपने ऊपर बनाना, ठीक है, कि आप रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, बर्डन आपके ऊपर इतना सारा हो कि आप एक काम करने की बजाय जो 10 किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे तो एक भी याद नहीं होगी। इससे बेहतर आप एक पढ़े और बेहतरीन तरीके से पढ़े और एमसीक्यू सॉल्व करें। ये था हमारा शायद से फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अच्छा, और इसमें एकेडमी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई एकेडमी ना स्टेप ना किप्स ना स्टार, कोई एकेडमी कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ली। मैं घर पे ही मैंने तैयारी की है। मैंने कुछ प्रैक्टिस बुक्स ले ली थी, कुछ ऑनलाइन एमसीक्यू सॉल्व करता रहा, ठीक है। प्रैक्टिस ही करनी है आपने, और उसके अलावा जो लेक्चर्स होते हैं वो यूट्यूब पे आपको मिल जाते हैं। अगर आप एकेडमी नहीं जाते, अगर आप एकेडमी नहीं जाते या किसी आपने कोचिंग क्लासेस नहीं ली हुई तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं बहुत से, या आप कुछ ऐसी छोटी मोटी आप कुछ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एमडी कैट को आपको सॉल्व करने के लिए किसी एकेडमी की, किसी कोचिंग क्लास की ज़रूरत पेश आए।
अगर आप अपना स्टेमिना कम समझते हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है कि आप कोचिंग क्लासेस लें। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप खुद सेल्फ स्टडी भी करें, क्योंकि अगर आप जो कोचिंग क्लासेस लेते हैं तो वो अपने लेवल तक पढ़ा रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। सेल्फ स्टडी के बगैर, खुद प्रैक्टिस के बगैर कभी भी आप एमडी कैट को क्रैक नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है और ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं सोल्व, वो आप ही हैं जो अपनी कैड को सोल्व करेंगे और कंप्लीट नंबर लेके आएंगे। ठीक है, फुल नंबर ले सकते हैं। अच्छा जी, एक आखिरी बात ये है कि जो बच्चे हैं वो इंग्लिश को बहुत कम टाइम देते हैं। इंग्लिश तो एक उनको डिफिकल्ट लगती है क्योंकि इस तरह की इंग्लिश आपने कभी पढ़ी नहीं है। ठीक है, वो एक डिफरेंट सा सब्जेक्ट लगता है, ग्रामर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा और बहुत डिफरेंट है। हर स्टूडेंट को इंग्लिश में मसला आता है, इंग्लिश में और फिजिक्स में मसला आता है, क्योंकि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगते हैं, वो तो प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश की समझ नहीं आती है। तो इंग्लिश का ट्रिक ये है, बच्चे क्या कहते हैं कि इसके 14-15 एमसीक्यूज है, ये एंड पे कर लेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, एंड पे नहीं करना। आप उसकी वोकैबुलरी को रोज़ याद करें, रोज़ कम से कम आप 5 से 10 एमसीक्यूज याद करें, 5 से 10 इसके वोकैबुलरी की याद करें वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद उसके ग्रामर के रूल रोज़ करें, रोज़ इसकी प्रैक्टिस करें। इंग्लिश को आप रोज़ के अपने 2 घंटे दे दें। इंग्लिश कहती है कि मुझसे रोज काम करो, मुझ पे रोज काम हो। अगर आप इंग्लिश में रोज काम नहीं करते तो आप ये एंड पे बहुत आपको मुश्किल लगेगी, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अभी आपके पास टाइम है, अभी आप रोज इंग्लिश को पढ़ें, चाहे चलो 1 घंटा दे दो इंग्लिश को, ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश को जरूर जरूर काम करेंगे और रोज काम करें। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो आपने काम करना ही है। अच्छा, मेरा जो ट्रिक था, मैं ये करता था कि पहले मैंने बायोलॉजी को पकड़ा, एक एक चैप्टर रोज करते 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 मैंने पहले इंग्लिश खत्म की, तो सॉरी, सबसे पहले मैंने बायोलॉजी खत्म की, फिर फिजिक्स खत्म की, फिर केमिस्ट्री खत्म की, इसी तरह। अच्छा, ये करने के बाद एंड पे आपने अपनी रिवीजन जरूर रखनी, रिवीजन आपने जरूर करनी है, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पहले वाले कंसेप्ट भूल जाएंगे। आपने एक दफ़ा सारे सब चैप्टर्स पढ़ लिए, तो सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आप वो सारे के सारे भूल जाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट डिफरेंट है। तो आप ये रिवीजन के लिए ज़रूर अपना टाइम रखना है। और ये होगी सेकेंड रिवीजन। सेकेंड रिवीजन के बाद आपके एमडी कैट आने में जब 10 दिन रह जाएंगे तो आपने बिल्कुल काम सारी रिवीजन छोड़ के, यानी कि रिवीजन को कंप्लीट करके आपने दोबारा से सारी रिवीजन स्टार्ट करनी है। सबसे पहली रिवीजन आप सबसे पहले आपने स्टेप करना है कि जब आप सबसे पहले तैयारी कर रहे हो, सेकंड रिवीजन, उसके बाद थर्ड रिवीजन आखिरी 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर आप अपने जो आपको समझ आती है अपने आईक्यू के हिसाब से आप तैयारी करें, ताकि आप एमडी कैट में लास्ट टाइम ज़रूर आप इसकी प्रैक्टिस करें। लास्ट टाइम रिवीजन करें, प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिस आपने पहले ही कर लेनी है। तो कम अज़ कम 6-7 हज़ार या 10,000 एमसीक्यूज तो आपको ज़रूर करने चाहिए इस टाइम के अंदर, ताकि एमडी कैट से पहले पहले, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। होप सो आज आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव नज़र आई होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इसमें से कुछ फ़ायदा हुए तो आप इसको लाइक कर दें वीडियो को, और अगर आपके कोई दूसरे दोस्त हैं जो कि एमडी कैट की वजह से परेशान है तो उसको सेंड कर दें, ताकि वो भी अपनी परेशानी को दूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि एमडी कैट से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया हो सके। और जो मैं शॉर्ट्स तो अपलोड करता हूँ, उसको आपको लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट शॉर्ट्स मिल सके, उसको ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हें रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।